सो गाइस, आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स और जो रेगुलर व्यूअर्स हैं और जो कभी कभी आते हैं, आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बीएससी लिमिटेड आज के दिन वापस कहां पे आया है? 2520 पे। वही पुराना रिस्ट्रिक्शन और कल आपका इंपॉर्टेंट सेशन भी है, मात्र एक सवा घंटे के आसपास का सेशन कल के दिन रहेगा। क्या देखने को मिल सकता है कल और पिछले 6 से 7 वीडियो से, यानी कि लगभग पिछले 7 से 10 दिन जो हम डिस्कस कर रहे हैं चैनल पर, वो यही है कि 2520 और 2470 ये दोनों ट्रेंड्स आपके इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन है और ऑलमोस्ट हर कैंडल डेली टाइम फ्रेम की आपको इन दोनों ही लेवल्स पर, दोनों ही रिस्ट्रिक्शन लेवल पर आपको सेलिंग दिखा रही है। ऊपर की डेल लंबी आ रही है, दिन के आखिर में जाकर के 2520 सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आपका बीएससी लिमिटेड करना क्या चाहता है इस समय मार्केट के अंदर? वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं आपकी आज के सेशन में क्या क्या हो रहा है और कल आपका इंपॉर्टेंट सेशन भी है, उसकी टाइमिंग भी एक बार यहां पर देख लेते हैं। सो आज के दिन ओपनिंग थी 2503 पर बीएससी लिमिटेड में। हाई अभी तक लग चुका है मिड डे में 2526 का, यानी कि 2520 वापस से आज देखने को मिला, जो कि इसका इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन है। और लो कितना लगा है? 2495, यानी कि आपको यहां पर एक चीज नजर आ रही है कि स्टॉक ने एटलीस्ट 2470, जो कि इसका एक और रिस्ट्रिक्शन है, फ्रीक्वेंट रिस्ट्रिक्शन है दो, 2470 2520। 2470 अभी तक आपका टच नहीं हुआ है और 2520 टच हुआ है, बट उसके बाद में आपका करेक्शन दिखी है। ओवरऑल आज भी एक हैंगिंग बेस 2520 पर बना है, ठीक है, अभी मिड डे के अंदर। सो कल 21 अक्टूबर है और कल है आपका मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन, जो कि रहेगा 1:45 से लेकर के 2:45, यानी कि 1:45 PM से लेकर के 2:45 PM तक रहेगा आपका ये मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन। और जो भी आपको मॉडिफिकेशंस करने होंगे अपने ट्रेड्स में, वो आप कर सकते हो। 2:55 तक वो चीजें आप यहां पर कर पाओगे। और जो जो ट्रेडिंग अवेलेबिलिटी यहां पर रहेगी, वो रहेगी इक्विटीज में, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, करेंसीज एंड कमोडिटीज में। तो ये है कल के दिन का आपका मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन। अब आज भी आपको 2520 से सेलिंग नजर आ रही है। रीजन देखो यहां पर है, 7,37,806 इस समय सेल पर है बीएससी लिमिटेड में, और बायर कितने हैं? मात्र 1,66,959। तो भैया बायर और सेलर के बीच का डिफरेंस आज बहुत बड़ा है। और आपको याद होगा जब आप 2340 पर थे, या पे 2220 पर थे, या पे 2120 पर थे, तब ये बायर और सेलर के बीच का डिफरेंस इतना बड़ा नहीं था। तब आपको बायर और सेलर दोनों एक दूसरे के बराबर ही देखने को मिलते थे। मतलब कि अगर 2 लाख सेलर है तो 1,90,000 बायर होते थे। लेकिन अब ये बायर और सेलर का डिफरेंस पिछले 3 सेशन से, जब आप 2520 के पास में आए, यानी कि रिस्ट्रिक्शन के पास में, यहां आती आपके बायर और सेलर का डिफरेंस बढ़ रहा है पिछले 3 से 4 सेशन से, ठीक है। तो ये कंडीशन है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे आप बेरिश हो, 86.8 का आपका एमएफआई जो कि बेरिश है, 67.2 का आपका आरएसआई, न्यूट्रल प्लस बेरिश टेक्निकल्स अभी भी आपके यहां पर बने हुए हैं। अब देखो यार क्या होता है ना, जब भी आपका एमएफआई या आरएसआई इतना हैवी हो 80s और 90s पर, और स्टॉक ऑलरेडी अच्छा रिटर्न दे चुका है, वहां आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। मैं कह रहा हूं थोड़ा सा, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो। वरना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर का भी आपको पता चल जाएगा कौन कौन लॉन्ग टर्म है। कमेंट बॉक्स में आना शुरू हो जाएगा कि भैया 5,000 हो जाएगा, 8,000 हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा कमेंट बॉक्स में कि कौन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो वो अपने हिसाब से अपना टारगेट डिसाइड कर देते कि भैया इतना हो जाएगा। तो आप देख लेना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब आते हैं चार्ट पे। ये कंडीशन आपकी है 2520, यहां पर 247। थोड़ा जूम इन करते हैं ताकि आपको क्लियर नजर आए एक बार, ठीक है। तो ये है अभी आपकी पोजीशन 2520 और 2470। आप कहोगे कि यार ये तो पुरानी चीजें हैं, बार बार वही समझे, लेकिन कुछ भी क्या हो रहा है यहां पर, ये पूरी सेलिंग आ रही है। हर सेशन के ऊपर की टेल लंबी जा रही है, जो कि सेल को इंडिकेट करती है। आज भी 2520 पर आते ही टच एंड गो है, और उसके बाद 2504 के आसपास ट्रेड कर रहा है इस समय। तो अभी आपका क्या बन रहा है यहां पर? आपका क्रिएट हो रहा है हैंगिंग बेस। और यार क्या होता है ना, हैंगिंग बेस पर अगर आपकी एक भी कैंडल कुछ इस तरह की फॉर्म हो जाए, इसको ग्रीन कर देते हैं ताकि आपको मजा आए।
इस कैंडल को कर देते हैं ग्रीन, ताकि आपको पता लगे कि आपको कौन सी कैंडल की जरूरत रहेगी। ठीक है, आपको जरूरत है कुछ इस तरह की कैंडल की, जिसकी नीचे की टेल लंबी हो, या फिर एक कंसोलिडेटेड कैंडल कुछ इस तरह की बन जाए, जैसी ये वाली आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, अगर इस तरह की कैंडल आपकी बनती है तो उसको हम कहते हैं आपका सस्टेनेबल ब्रेकआउट। इसे हम कहते हैं सस्टेनेबल ब्रेकआउट। जब भी आपकी इस तरह की कैंडल बनती है किसी भी रिस्ट्रिक्शन पर हैंगिंग बेस बनाने के बाद में, इस तरह की पोजीशन अगर आपकी बनती है तो वहां पर ब्रेकआउट मिलता है, और उसके बाद आपका नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन कितना आ रहा है, 2620 का। ठीक है, तो ये दो ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, हमें इस तरह की कैंडल चाहिए। अगर आपका 2520 पर जो कि रिस्ट्रिक्शन है, यहां पर आपका हैंगिंग बेस बन रहा है, तो ब्रेकआउट के लिए आपको इस तरह की पोजीशन चाहिए होगी, ताकि आप 2620 की तरफ जा पाओ। लेकिन 2620 पर भी आप आ गए, मान लेते हैं कि आपके पास ये कैंडल आ जाती है कमिंग सेशन में और आप 2620 पर जा रहे हो, तो ऐसी कंडीशन पर आपको क्या चाहिए होगा, उस कंडीशन पर आपको फिर से इसी तरह की कैंडल चाहिए होगी। क्योंकि अगर आपके पास कैंडल का फॉर्मेशन आ जाता है 2620 पर आने पे कुछ इस तरह का, जो कि सेशन के अंदर 2620 का टच तो कर ले, बट एंड में सेलिंग आ जाओ 2620 पर क्लोजिंग ना दे, तो उस कंडीशन पर आप फिर से ड्रॉप करते हो 2470 पे। यानी हमने अभी ये देखा कि अगर आपका ब्रेकआउट आ रहा है 2520 के ऊपर, तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या कैंडल का फॉर्मेशन आपको चाहिए। देखो यार, आप लोगों के बहुत कमेंट आते हैं कि भाई बता सेल करूं खरीदूं, सेल करूं खरीदूं, बता। देखो यार, आप लोगों ने मुझसे पूछकर तो खरीदा नहीं, मुझसे पूछकर क्यों बेचोगे, किसी से भी पूछ करके क्यों बेचोगे। अगर आप सीख पा रहे हो इस चैनल पर, तो इस चैनल पर रहो, अच्छी बात है। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, आपको भी अच्छा लगेगा। लेकिन मैं आपके साथ पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर रहा हूं, एटलीस्ट कैंडल्स भी आपके सामने ड्रॉ हो रही है कि भैया कौन सी कैंडल आपको चाहिए। तो एटलीस्ट हम इतना तो देख सकते हैं कि भैया कौन सी कैंडल फॉर्म हो रही है, कौन से लेवल पर फॉर्म हो रही है। अब जब बात आती है लॉन्ग टर्म की, आपको एक कमेंट मेरे पास फ्रीक्वेंट आता है जब लॉन्ग टर्म की बात आती है, वो है बिजनेस। भैया हम तो बिजनेस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म हो गया भैया जी। अब मुझे एक बात बताओ, जो 2900 पर लेकर के बैठा था वो गिर गया कहां पे, 2020 पे। भैया उसका लॉन्ग टर्म की तो आग लग गई ना। वो क्या करेगा इसे लॉन्ग टर्म का, जो कि 2900 से 2020 पर गिर गया। तभी कहते हैं यार, हर किसी का ओपिनियन मार्केट में अलग अलग होता है, हम अपना ओपिनियन किसी पर थोप नहीं सकते कि भैया लॉन्ग टर्म के ले जाओ। क्या होता है, लोग कहते हैं कि भैया 2900 से 2020 पर ही तो गिरा है, एवरेज कर लेंगे। अरे भैया, सबकी जेब इतनी डीप नहीं होती है कि भैया वो दिन भर बैठ करके एवरेज ही करता रहे, या हर गिरावट पर एवरेज करता रहे। हर किसी की जेब इतनी खाली नहीं है, इतनी भरी नहीं है, सॉरी। ठीक है, तो हर किसी का ओपिनियन अलग अलग होता है, हमें इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। बाकी अगर आपकी जेब जो अलाउड करती है आप करो भैया, एवरेज करो आराम से, कोई दिक्कत उसके अंदर नहीं है। लॉन्ग टर्म जाना है, लॉन्ग टर्म जाओ, कंपनी के बिजनेस पर अगर आपको काम कर रहा है वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब जब बात आती है बिजनेस की, तो कोई भी स्टॉक बिजनेस को देख करके जिंदगी भर बढ़ता नहीं रहता। क्या होता है, एक स्टॉक का बिजनेस अच्छा चला, 2 क्वार्टर अच्छे है, वो स्टॉक ने अच्छा रिटर्न दिया, अगले क्वार्टर का वेट करेगा, अगला क्वार्टर थोड़ा सा फीका आ गया, वो चला गया कंसोलिडेशन के अंदर, समझ गए। अब कंसोलिडेशन में चला गया, अगला क्वार्टर थोड़ा सा और फीका आ गया, तो वो आ गया करेक्शन में। अब आप आ गए भैया टॉप से 20% की गिरावट पे। अब जब आप 20% की गिरावट पर आए, अब भी आपके नंबर्स ना वही आ रहे हैं जो आपके टॉप पर नंबर आते थे। यानी कि अभी भी आप क्या कर रहे हो, नंबर में फ्लैट आ गए हो, अब आप यहीं पर ही चल रहे हो गए 3 साल 4 साल 5 साल हो गए स्टॉक को इसी तरह से काम करते हुए, बढ़ रहा है, वापस टॉप पे जा रहा है, फिर गिर रहा है, फिर टॉप पर जा रहा है, फिर गिर रहा है। ऐसे में जब बात आती है ना फिर बिजनेस की, तो कंपनी को क्या करना होता है बिजनेस में, भैया बेंचमार्क लगाना पड़ता है। बेंचमार्क यानी कि अगर कंपनी के रिवेन्यू मान लेते हैं 1000 करोड़ कंपनी का रिवेन्यू है, अगले क्वार्टर में कंपनी का रिवेन्यू 1200 करोड़ हो गया, अगले क्वार्टर में कंपनी का रिवेन्यू 1100 करोड़ हो गया, तो भैया वहां सस्टेनेबिलिटी बिजनेस में नहीं आई है। अगला क्वार्टर चला गया भैया सीधा 1500 करोड़। तो आपने क्या किया, आपने बिजनेस पर इन्वेस्ट किया, लेकिन समझदारी आपने चार्ट पैटर्न पर रखी। आई गेस ये पॉइंट क्लियर है। ठीक है, अब आते हैं वापस आपके चार्ट पे। हमने देखा कि 2520 पर आपकी क्या पोजीशन आनी चाहिए। अब 2520 आपका रिस्ट्रिक्शन है, 2520 ये आपका रिस्ट्रिक्शन है।
अभी तक जो आपकी कैंडल्स है वो कुछ इस तरह के, जहां पर ऊपर की टेल आपको सेल इंडिकेट कर रही है। भैया सेल इंडिकेट कर रही है तो ऐसी कंडीशन पर हम गिर नहीं रहे हैं, हमने एक हैंगिंग बेस बना रखा है। हम गिरेंगे कब? जब हमारी इस तरह की पोजीशन आना शुरू हो जाएगी स्टॉक में, यानी कि कोई भी सेशन जो आपका 2520 पर टच ही नहीं कर रहा है, उस कंडीशन पर हम वहां पर गिर जाते हैं। और जब आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर आते हो तो आपको क्या नजर आएगा? ये कंडीशन, यहां आपका कंसोलिडेशन चला था जो कि था आपका 2420 पे। थोड़ा जूम इन कर देता हूं मैं इसको आपको, ताकि आपको नजर आए। ठीक है, तो मतलब यह है कि अगर आपकी 2520 पर इस तरह की कंडीशन क्रिएट होती है तो आपका जो पहला पुराना कंसोलिडेशन था वो 2420 से लेकर के 2380 पर था। ठीक है, यही था ना आपका पुराना कंसोलिडेशन 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर। तो आपका ये क्या बनता है? बेस बनता है, क्योंकि जब भी आप ऊपर से नीचे आते हो आपके पुराने रेस्ट्रिक्शंस आपके बेसिस होते हैं, और जब आप नीचे से ऊपर जाते हो वही पुराने बेसिस आपके रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, या फिर पुराने रिस्ट्रिक्शंस आपके बेसिस बनते हैं। एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्शन में चलता है ये चीज। ठीक है, बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपका अपना ओपिनियन और मर्जी होनी चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलता है अगले वीडियो में।